तो डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में इसमें जैसे आप ये देख पा रहे हो कि नीचे हम जैसे अपनी वो लिख देते हैं, कोई भी इक्वेशन टाइप की लिख देते हैं और इक्वेशन को फिर हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में इसमें मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख देते हैं, राइट। ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब वो कहता है कि आप एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, ये हमने 10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन है ना, 2 वेरिएबल्स वाली। तो इसको अगर मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब आपको याद होगा 10th क्लास में आप सबने पढ़ा था कि सोल्यूशन होता है या नहीं होता, याद आ गया सबको, A1/A2 B1/B2 वाली फॉर्म। तो हम क्या कहते थे, यूनिक सोल्यूशन कब होता था? देखो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि जब मेरी लाइंस जो होती हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस होती हैं लीनियर इक्वेशंस, तो 3 ही टाइप होती थी। एक तो या इंटरसेक्टिंग होगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी एक दूसरे के ऊपर। तो जब तो मेरी इंटरसेक्टिंग होती हैं तो मेरा क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, राइट। पैरेलल के लिए इक्वल टू आ जाता है, C1/C2 से नॉट इक्वल हो जाता है, और इसमें कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल वो यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो यूनिक सोल्यूशन तभी होगा जब दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। तो ये पॉइंट मेरा यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस केस में मेरी कंडीशन ये होती है, राइट। अब इस कंडीशन में यूनिक सोल्यूशन के लिए अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो B2 इधर चला जाएगा, A2 इधर आ जाएगा। तो A1B2 माइनस A2B1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। इस कंडीशन को, ये जब आप इसको करोगे तो कोई एक यूनिक नंबर आ जाएगा ना, कोई नंबर सॉल्व होके तो आएगा ही, A1B2 की कोफिशिएंट्स है A1B2। तो ये नंबर अगर 0 नहीं आता है तो इसको बोलते हैं कि यूनिक सोल्यूशन आएगा इसका हमारा। तो इसी नंबर को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है जी। इसको जो कैलकुलेट करके आता है इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को डिटरमाइन कर रहा है। किस चीज़ को डिटरमाइन कर रहा है, ये देखो, द नंबर A1B2 माइनस A2B1 विच डिटरमाइंस द यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन। ये आपको समझ आ गया कहाँ से आया, ये आ गया मेरा A1/A2 B1/B2 से। तो इसमें इज एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स था, देखो ना यहाँ से यही मैट्रिक्स बनेगा इसका। तो एंड इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिट है। आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं, स्ट्रेट बार्स के अंदर। स्ट्रेट बार्स के अंदर अगर ए लिखा है कैपिटल तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड ज़्यादातर ये लिखा जाता है, ठीक है जी। आप इसको ब्रैकेट्स नहीं लाएंगे, स्ट्रेट रखेंगे आप इसको। तो अब इसमें हमने क्या चीज़ सीखी, हमने सीखा है कि मेरे पास जो भी मैट्रिक्स होगा उससे एसोसिएटेड एक नंबर होगा जो उस सिस्टम ऑफ लीनियर, क्योंकि है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ना ये, इसका यूनिक सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो किससे पता चलेगा, वो डिटर्मिनेंट से लगेगा पता। और वो क्या पता चलेगा कि वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर नहीं हुआ तो मेरा यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो आपको समझ आ गया जी डिटर्मिनेंट क्या होता है। ये 90% बच्चों को नहीं पता होगा डिटर्मिनेंट क्या होता है, +2 होने के बाद भी। क्लियर है सबको? यस सर। तो आप लोग स्नैपशॉट लेना चाहते हैं, स्नैपशॉट खींचो। आप लोग सबसे आसान वैसे स्नैपशॉट ही होता है, और आप लोग खुद करना चाहते हैं, कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं, आप लोग कर सकते हैं जो आपको आसान लगता है, ठीक है जी। तो बस अब इसका हम इसके बाद बात नहीं करेंगे। हमें बस एक चीज़ समझ आ गई कि हम डिटर्मिनेंट एक ऐसा नंबर है जो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके आता है। और वैसे देखो सिंपल सी बात है, सॉल्व भी कैसे हो रहा है, A1/B2 माइनस A2/B1। हाँ जी हर्षित बोलो। गलती से बात, गलती से नहीं, बीच में स्वाद बहुत लेते हो तुम लोग। नहीं सच्ची गलती से बात। ओके ठीक है जी। तो इतना सिंपल है, A1 ये क्रॉस याद रख लो, ऐसे ही सॉल्व होंगे ये सारे। A1/B2 माइनस A2/B1 डिटर्मिनेंट 2/2 का ऐसे निकाल सकते हैं हम। चलो जी, तो डिटर्मिनेंट आ गया हमारा। और अच्छा, डिटर्मिनेंट निकल किसका सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। सिर्फ किसका निकल सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का,
राइट। ये लिखा हुआ देखो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ऑर्डर उसका n होगा, वो निकल जाएगा, अदरवाइज हमारा वो A2B1 वाला टाइप नहीं बन पाएगी। और इसमें क्या है जी, ये सिंपल है, देखो ये लिखने का तरीका है। अब आपको मैट्रिक्स से आदत क्या चेंज करनी है, कई बार इसमें शुरू में आप एरर करोगे और इस एरर को आपको समझना है। ये डिटर्मिनेंट ए ऐसे लिखते हैं, और अगर मैट्रिक्स की मैं दोनों वो हटा दूं और सिंगल उसमें लिखा तो वो मैट्रिक्स नहीं है, वो डिटर्मिनेंट ए है, या फिर ऐसे तीनों चीज़ एक ही मतलब शो कर रही हैं। ठीक है जी। मैट्रिक्स के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट के लिए आपको इसकी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को काट देना पड़ेगा। रिमार्क्स में क्या है, फॉर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ए इज रेड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट एज मॉड्यूलस ए। मॉड्यूलस ए नहीं बोलेगा कोई, मैं ही बोल दूंगा, देखना आधी टाइम तो डिटर्मिनेंट ए होगा वो, मतलब ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। तो दोनों चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं बिल्कुल। तो इन दोनों को हम याद रखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट होता है, और ऊपर वाली तो सिंपल ही, उस ऊपर वाली में कुछ नहीं है। ओके 4.2.1 क्या बोल रही है, देखो कि लेट ए इज दिस, ए की एलिमेंट है उसमें, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेंट ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए। तो इसमें तो मल्टीप्लाई A2 1 B2 कुछ होगा नहीं, तो सिंपली ए ही इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब 4.2.2 में जैसा मैंने आपको कहा था A1 B2 काउंट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, A11 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A22 से, और माइनस कर देंगे फिर A21 को A12 से मल्टीप्लाई करके। यह सिंपली आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का आ गया। ठीक है जी, A1 B2 माइनस A2 B1, सिंपल सा आ गया आपके पास। ओके, अब एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 में उसने बोला इवेल्यूएट, तो आपको देखो समझ आ रहा है, उसने इवेल्यूएट बोल दिया, मतलब वैल्यू निकालनी है हमें किसी चीज़ की, और यहाँ पे उसने मैट्रिसेस नहीं दिए, डिटर्मिनेंट है, तो हमें डिटर्मिनेंट इवैल्यू करना है। मैट्रिक्स को तो आप इवैल्यूएट वैसे भी नहीं कर सकते हैं ना, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ही है। तो राइट क्वेश्चन इज दिस। तो इसके बाद आपने क्या करना है, 2 × 2 4 माइनस 4, तो 8 आ जाएगा, 4 माइनस। क्लियर है सबको कैसे निकालना है 2/2 का? किसी को डिस्कशन चाहिए इसमें? नो सर। चलो म्यूट रखो आप लोग, म्यूट मत खोलना। जब किसी ने अगर 2 मिनट जवाब नहीं आएगा तो मेरे को अपने आप समझ आ जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। राइट में जगह बन गई हमारे पास। ओके, अब इवेल्यूएट, आपके पास क्या चीज़ आ गई सेकेंड एग्जाम्पल में, ये कह रहा है कि आपको इवेल्यूएट करना है। ठीक है जी, इस सारे को। अब क्या आएगा इसमें, वही चीज़ करनी है, x × x करूँगा और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो x का ये हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो x² - a² - b², तो 1 आ गया। तो सिंपल वही था, कुछ भी इसमें नया नहीं था, 2/2 वाला ही था। अब 3/3 का करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये देखो मैंने एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट को हाईलाइट कर रखा है। एक्सपेंशन करना इसी को करना बोलते हैं वैल्यू निकालने के लिए, जो हम ये पूरी कर देते हैं ना, ये पूरे को एक्सपेंशन ही बोल देते हैं। ठीक है जी, तो एक्सपेंड करके 1 आ रहा है जी हमारा आंसर। अब 3/3, 2/2 में तो बड़ा सिंपल था, आपने इसे क्रॉस मारा हो गया। 3/3 में प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, तो एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल चलो देखते हैं बीच में जैसी आएगी, नहीं तो मैं आपको एक रो से बता देता हूँ और फिर उसी के हिसाब से आपका अलग हो जाएगा। इसमें आपका जैसे देखो 3/3 मैट्रिक्स दिया, तो आप कैसे करेंगे इसमें, मैं यहीं पे आपको थोड़ी सी वो करके बताता हूँ। जैसे 3/3 मैट्रिक्स है, ओके। अब वो कहता है इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो पहला तरीका जो वो मेथड 1 डिस्कस कर रहा है वो ये यहाँ पे कर रहा है। वो कहता है एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो, इसको कर रहे हैं फर्स्ट रो के हिसाब से। तो रो 1 कौन सी होती है, रो 1 ये होती है। ठीक है जी, ये वाली मेरी रो 1 है। तो आप क्या करते हैं इस केस में,
सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, 1 + 1 2, तो ये इवन अगर है तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे। 1 + 2 3, तो ऑड है तो नेगेटिव। 1 + 3 4 है। तो बेसिकली मैं जब भी रो 1 से एक्सपेंड करूँगा तो मैं प्लस माइनस प्लस आंख बंद करके लगा सकता हूँ। अदरवाइज रूल क्या है कि अगर मेरा इसको ऐड करके देखते हैं, अगर ये मेरा इवन है तो प्लस लग जाएगा, ऑड है तो वो लग जाएगा मेरा नेगेटिव साइन। अब क्या करते हैं, अब आप क्या करते हैं, A11 को लेते हैं, ठीक है जी। अब A11 आप लेंगे तो आप जिसको कंसीडर कर रहे हैं ना, उसका आप क्या करेंगे, उसके साथ वाली ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे, ठीक है। उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो जो बाकी बच गया उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। समझ आ गई आपको सबको? तो मैं A11 का डिटर्मिनेंट ले लूँगा। आप इसको लास्ट में देखो, बिल्कुल नीचे चेक कर सकते हैं, ये वाले में आपने A11 लिया, नेगेटिव साइन ले लिया, आपका पॉजिटिव हो गया क्योंकि 1 + 1 2 है, तो आपने तो इसके चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, आपका प्लस आ गया ये। तो A11 लिया और उसके साथ इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, ऐसे ही अब आप A11 का आपके पास हो गया है। अब आप A12 का लेंगे, ठीक है जी। तो इसकी ये वाली रो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली रो कैंसिल आउट, और ये वाला पूरा कॉलम। अब कौन सा बच गया, अब आपका बचा A21 A33 और A31 आपका माइनस A12 का क्या बचा जी, आपका बचा A21 A23 A31 एंड A33। तो इसका ये हो गया। ऐसे ही जब मैं इसका करूँगा A13 का, तो मैं ये वाली लाइन काट दूंगा और ये वाली लाइन छोड़ दूंगा। अब मेरा सिर्फ ये बच जाएगा। तो A13 का मेरा क्या बच गया, प्लस साइन के साथ है ना, देखो प्लस साइन है तो ये तो प्लस ही रहेगा। और यहाँ मेरा आ जाएगा A21 A32 A22 और A31, ठीक है जी। अब ये हमें कैलकुलेट करने आते हैं सारे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, राइट। तो ये मुझे मल्टीप्लाई करने आते हैं सारे। तो इसको तो मैं बड़े आराम से 2/2 का तो सॉल्व करना मुझे आता है, दिस माइनस दिस। तो ऐसे मेरा एक नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको, तो अब मैं पोजीशन में हूँ, मेरा 1 नंबर ये रहा, 2 नंबर ये रहा और 3 नंबर ये, तीनों को मैं ऐड कर दूंगा, मेरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे दिखाता हूँ मैं आपको नीचे करके। ये देखो, पहले उसने A11 की निकाली, फिर A12 की निकाली, फिर A13 की, और अब स्टेप 4 में देखो क्या कर रहा है, वो स्टेप 4 में इन तीनों को ऐड कर रहा है। बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेन पजल हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहा, वही जो तीनों स्टेप हैं उन्हें निकाल के कर रहा है। यहाँ A1 1 2 2 कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, और उनको ऐड कर, जैसे एग्जाम्पल करेंगे एक समझ आ जाएगा मैं। और ये मेरा सारा आ गया, ठीक है जी। अब रो, मैं चाहता हूँ एक एग्जाम्पल कर लो, या रो 2 का बता देता हूँ, चलो आपको रो 2 रो 3 एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ यार आपको। जैसे ये है, देखो, ठीक है। अच्छा, इसमें चलो बाद में ही, पहले आपको समझ आएगा तभी करेंगे। इसको मैं वापस लेके जा रहा हूँ। रो 1 की हमें समझ आ गई। ऐसे ही रो 2 में कैसे करेंगे हम लोग, रो 2 में हम ऐसे करेंगे। अगर मैं रो 2 से, ये मेथड 2 है। अब अगर आपने रो 1 से करना है तो वो ऊपर वाला तरीका, अगर रो 2 से कर रहे हैं तो कैसे करेंगे हम। रो 1 का सबको समझ आ गया, किसी को उस पर डिस्कशन तो नहीं चाहिए। चलिए फिर, अब रो 2 करनी है, तो रो 2 मेरी कौन सी है, रो 2 मेरी ये वाली है। अब आप इस पर प्लस माइनस प्लस बड़े आराम से लगा सकते हैं। 2 + 1, अब ये माइनस लगेगा, देखो क्योंकि ऑड है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब जब मैं A21 लूँगा,
तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दूंगा। ठीक है जी, तो मेरा क्या बचा, A12 बचा, A13 बचा, A32 बचा, A33 बचा और नेगेटिव A21 के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ ध्यान दो, देखो ये यही चीज़ बता रहा है। 2 + 1 3 है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। A21 के साथ मैंने उसका डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है जी, इसके बाद अगला डिटर्मिनेंट A22 का लेना है। तो A22 का अगर मुझे अगला डिटर्मिनेंट लेना है तो मैं प्लस के साथ क्या करने वाला हूँ, मैं इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ने वाला हूँ। अब कौन सा बचा, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। यही आपका ये बन गया A22 का डिटर्मिनेंट। फिर आप क्या करेंगे, A23 का लेंगे माइनस साइन के साथ क्योंकि ऑड है। तो A3 का जब हम लेंगे तो इसका लेने वाले हम, इसमें मैं इसको ग्रीन को और इस ग्रीन को छोड़ने वाला हूँ। तो बचा क्या मेरे पास, ये दो बच गए और ये दो बच गए। तो इसका ग्रीन का मेरे पास माइनस के साथ ये आ गया जी। ठीक है, अब इसको बस कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। इनको इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस करके ये देखो ये रहा A12 A33 ये रही चीज़ माइनस A32 A13, ऐसे सारे सॉल्व कर लेने हैं, बस सिंपल एक नंबर आ जाएगा। तो ये मेरी एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड रो है। क्लियर है जी, किसी को डिस्कशन चाहिए इसमें? चलिए फिर इसके बाद एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। अच्छा 3 से भी कर सकते हैं हम, 3 नहीं लिखी इसने, आप 3 रो से भी ऐसे ही कर सकते हो सेम। तो रो से आप किसी से भी कर सकते हो, ऐसे ही आप किसी भी कॉलम से कर सकते हो। अब ये जो हाईलाइटेड है इसमें A1 A21 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी कॉलम से इसे एज इट इज़ कर सकते हैं। अगर मैं पहले इससे करूं तो साइन देखो क्या लगेंगे, ये प्लस का लगेगा, ये नेगेटिव का लगेगा और ये प्लस का लगेगा क्योंकि 3 + 1 4 है, 2 + 1 3 है। अब क्या होगा, जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये तो वही है जो कॉलम में एक्सपेंड करते हैं, वही चीज़ बन जाएगी इसके। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे और ये आ जाएगा मेरा। तो ये तो मेरा सिंपल सा A11 का हमें आता है निकालना। A21 का भी हमने सेकंड रो में देखा था, तो उसमें भी कुछ नहीं है। ये जैसे ही मैं करूँगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये वाले 4 रह जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया माइनस साइन के साथ, ये माइनस साइन बन जाएगा देखो। उसके बाद A31 को ले लेंगे। जब हम A31 को लेंगे तो प्लस ये ले लेंगे, ये सब उड़ जाएगा, तो ये रह जाएगा मेरा। तो ये मेरा आ गया ये वाला पोर्शन। तो सिंपली हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3/3 को हम किसी भी रो से कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी भी कॉलम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। देखो ये लाइन लिखी है, हैंस एक्सपेंडिंग अ डिटरमिनेंट अलोंग एनी रो और कॉलम गिव्स द सेम वैल्यू। तो किसी भी आप उससे कर सकते हैं तो आपकी सेम वैल्यू आएगी। ओके, मैं एक मिनट डोर बंद करके आया। हाँ जी, तो इसके बाद रिमार्क्स में देखो क्या बोल रही है, फॉर इजियर कैलकुलेशंस वी शैल एक्सपेंड। हाँ, कह रहा है इजी कैलकुलेशन कब होगी। इजी कैलकुलेशन ये कह रहा है तब होगी जब किसी के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगी। किसी कॉलम में या किसी रो में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होगी तो हम उसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड या रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा बाहर ही अगर जीरो मल्टीप्लाई होने के अंदर आ गया तो मुझे अंदर वाला डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ मर्जी निकल के आए, मल्टीप्लाई हो गया, जीरो ही बनने वाली है। तो जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगी मैं उसी के अलोंग एक्सपेंड करूँगा 3/3 मैट्रिक्स को हमेशा। तो ये तो मेरा नंबर 1 कह रहा है। ठीक है जी, नंबर 2 पे क्या बोल रहा है वो, वाइल एक्सपेंडिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय दिस वी कैन मल्टीप्लाइंग बाय +1 और -1। ये आपको क्लियर है। ठीक है, i + j अगर इवन है तो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, और अगर ऑड है तो नेगेटिव आएगा। ये हमने देख लिया।
चलो जी, थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, लेट ए इज दिस, बी इज दिस, देन इट इज़ इजी टू वेरीफाई दैट ए इज इक्वल टू 2b। तो ए में देखो आप सारे बी का ट्वाइस हो रहा है, तो वो कह रहा है, तो डिटर्मिनेंट भी क्या होने वाला है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, -8 आ रही है ए को सॉल्व करके, और बी को सॉल्व करके -2 आ रही है। ठीक है जी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझाएगा आपको इससे। ए को देखो -8 आ रही है और बी की वैल्यू -2 आ रही है। ठीक है, कॉमन कितना था, लेकिन कॉमन सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, बी से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उसमें आंसर में कितना फ़र्क पड़ रहा है, 4 का फ़र्क पड़ रहा है। तो वो कहता है आपको जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है उसके ऑर्डर का पावर लगा दो। ये ऑर्डर 2 है ना यहाँ पे, तो लास्ट लाइन देखो, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर दिया हमने। तो वो कहता है कि 2² बी, डिटर्मिनेंट जब आप बी का निकालेंगे, जो भी आप ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, बी का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा। यानी जो भी मेरा यहाँ पे ऑर्डर होगा बी का, उसकी पावर ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 की पावर n बन जाएगा मेरा, जो भी मेरा ऑर्डर होगा। ठीक है, तो मैं समझाने ढंग से मैं समझाता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल, आपको इसको थोड़ा सा ऊपर करके समझाता हूँ। यहाँ से पकड़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो क्या है, a इज इक्वल टू 2b है ना, क्योंकि मैट्रिक्स में अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है ना मैट्रिक्स में, तो a इज इक्वल टू 2b आ गया। वो कह रहा है कि a इज इक्वल टू 2b गिवन है आपको, तो डिटर्मिनेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो ये समझाना चाह रहा है। तो डिटर्मिनेंट 2b नहीं होगा, वो ये दिखा रहा है आपको। डिटर्मिनेंट क्या होगा कि यहाँ पे देखो आप, a जो सॉल्व हो के आ रहा है वो -8 है, इवेल्युएशन जो कर रहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और b डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 4 क्या चीज़ है, वो कह रहा है 4 है, जितना भी b का ऑर्डर है, b का ऑर्डर यहाँ 2 है ना, 2 क्रॉस 2 का है ना मैट्रिक्स, तो वो कह रहा है 2 की पावर 2 चल जाएगा। समझ आ गया अब ख्यातिश? यस सर, अब आ गया। तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूँगा तो मैं कह रहा हूँ अगर k ऑर्डर है किसी चीज़ का मेरा, ठीक है, और मैं k के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सपोज मैं किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैट्रिक्स को, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, उसी की पावर, k की स्केलर की पावर ऊपर कितना लग जाएगा, ऑर्डर n, और b का डिटर्मिनेंट। समझ आ गया जी सबको? ये 2 ऊपर वाला ऑर्डर है और नीचे वाला क्या है, जो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, यहाँ पे भी देखो यही किया हुआ। हाँ जी आकाश बोलो भाई। सर अगर 3 हो जाता है तो मतलब 3 की पावर ऊपर चढ़ जाएगी। अगर ये क्या होता, 3 है, अगर a इज इक्वल टू 3b है, अगर माइक बहुत डिस्टरबेंस कर रहा है तेरा माइक। हाँ बोलो। 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स और दूर रख, तो हेडसेट से बात कर रहा है क्या? हाँ जी। दूर रख उसे, पास मत उठा मत, हाथ मत लगा उसे। बोल अब, बिना हाथ लगाए बोल। अब तो आवाज ही नहीं आ रही। सर ये कह रहा है 3 into 3 का मैट्रिक्स है तो पावर 3 लग जाएगी ऊपर। हाँ, ऑर्डर अगर 3 है, इधर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो k की पावर 3 हो जाएगी ऊपर। ठीक है, मैं आपको अलग एग्जांपल देता हूँ। जैसे a इज इक्वल टू 4b है, सपोज 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और b का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है, b का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो a का डिटर्मिनेंट जो है वो 4⁻³ हो जाएगा, और इंटू b का डिटर्मिनेंट, मतलब k जो मल्टीप्लाई होगा, और वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ये क्यों मल्टीप्लाई होगा, मैं आपको अभी थोड़ा सा रीज़न दे देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपका जो, जैसे मैट्रिक्स के अंदर जैसे सब कुछ इकट्ठा बाहर आता है,
जैसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैट्रिक्स के अंदर तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक रो से होता है। ठीक है जी, तो डिटर्मिनेंट में किससे होता है? एक रो से। अब इसमें बी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0। लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ना बी का, तो क्या होगा? ऊपर से 2 अलग कॉमन आएगा इस वाली रो से, और नीचे से 2 अलग कॉमन आएगा। तो वो कितनी बार 2 आ गया? 2 बारी। तो 3/3 में 3 रोज हो जाएंगी। तो कितनी बारी कॉमन आएगा? 3 बारी। तो पावर जो है, जितनी रोज होंगी ना उतनी पावर ऊपर चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब ऑर्डर जितना होगा पावर उतनी ही आएगी, उतनी बार कॉमन आता जाएगा। तो के उतनी बार हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर मेरा ए के बी है सिंपली, तो डिटर्मिनेंट ए मेरा उतनी बार ही कॉमन आएगा, तो के रेज टू पावर उतना हो जाएगा जितनी उसकी रोज है। तो रोज ऑर्डर से पता चल जाएंगी हमें। आ गया जी समझ? आकाश ओके? यस सर। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको प्लीज़ स्टार लगा लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्कर 2 मार्कर इवन जेईई मेंस तक में इसका यूज़ होता है। क्योंकि ना ये ना दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। डिटर्मिनेंट में के सारे में मल्टीप्लाई होता है और उसमें मैट्रिक्स में, और के में इसमें डिटर्मिनेंट में सिर्फ रोज में या कॉलम्स में एट ए टाइम एक में होता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। चलो जी, तो हम कहाँ थे? हम एग्जाम्पल 3 देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल 3 में अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स इवेल्युएट करने के लिए आ गया। तो अब हम इसे सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि हम इसे किस क्या कहते हैं रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो हमने जो कहा था कि सबसे आसान कौन सा होता है? जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरोज़ होती हैं, तो हम उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो मेरे को ये वाला कॉलम सबसे आसान लग रहा है। तो 2 तो जीरोज़ हैं, 2 की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक से ही काम हो जाएगा मेरा। अब मैं प्लस माइनस प्लस लगा लेता हूँ। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस ऐसे। ये आपको पता है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, 1 + 3 4 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। ये 2 + 3 5 है, ये नेगेटिव। तो प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट ही चलते हैं हमेशा। तो अब इन दो की तो ज़रूरत है नहीं, सिर्फ इसी से आंसर आ जाएगा। अब 4 का क्या डिटर्मिनेंट? ये वाला, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 4 का डिटर्मिनेंट ये देखो, ये आ गया -143। इसको हमने कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो 0 का डिटर्मिनेंट लिख दिया उसने, +0 का भी लिख दिया, लेकिन आपको पता है सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये भी 0 आ जाएगा सॉल्व होके, ये भी 0 आ जाएगा। तो बस इसको वैल्यूएट करना आपने। अभी ये कर सकते हो आप, -1 -12 ये आ गया जी। तो 4 × -13 -52 आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये निशान भी डिटर्मिनेंट का ही होता है। यह निशान भी आप ध्यान रखो किसका होता है? डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट के कई निशान हो गए हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट का निशान है। ठीक है जी, सबको समझ आ गया? आर्यन बेटा समझ आ रहा है आपको सब कुछ? ठीक है। अब तेरा पीछे का क्या बचा हुआ आर्यन? पीछे की बस सर वो रहेगी मेरी करनी है एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, वो संडे को करके अपना ख़त्म कर दे उसे। चलो जी, ठीक है जी। मैं चलूँ आगे, सबको क्लियर है? चलो 4th एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। अब ये आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में आ गया। आर्यन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद कर रहा है? आर्यन आर्यन जी, चला गया क्या? है तो सही। आर्यन चल छोड़, थोड़ी देर में पूछ लेंगे। इवेल्युएट दिस, आपको इवेल्युएट करना है। तो अब इसमें जीरोज़ किसी पर्टिकुलर में तो आ नहीं रही, डायगोनल में जीरोज़ हैं। ठीक है, तो इवेल्युएट। अच्छा, आप इसको देख पा रहे हो क्या? ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है? तो इसका जो भी आंसर आएगा तो हम ध्यान रखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक का क्या आंसर आता है। देखते हैं कहीं ज़ीरो तो नहीं आता, तो हम उसको याद रखेंगे
कि स्क्यू सिमेट्रिक का 0 आता है। तो हम किसी भी रो के अलोंग, रो 1 के अगेंस्ट हम कर लेंगे इसे। इसने भी एक्सपेंडिंग अलोंग, आप लिखोगे भी ऐसे ही, एग्जाम में ऐसे लिख के आओगे आप, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 वी गेट तो चलो कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 ये लिख दिया आपने, ठीक है जी। ये सब कैलकुलेट करते गए, पहला पार्ट 0 आ गया, सेकंड पार्ट से करते देखो 0 आ गया एंड में आंसर। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम स्टार लगा के याद कर सकते हैं, और वो क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होता, ठीक है जी। चलिए एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, ये सब कुछ दिया हुआ। अब आप देखो, अगर मैं इसका सोल्यूशन आपसे छुपा लेता हूं, अब आप लोग मुझे बताओ कि ये कैसे होगा, कोई बता सकता है? ठीक है। क्या किसी का दिमाग ऐसे चला था इसमें कि मैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल डाल दूं? देखो तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि x इक्वल टू, तो वैसे आया तो देखो आया था ना कि ये गलती होती है, इसको क्वेश्चन को आप सर्कल लगा सकते हो, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। देखो इसमें मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना ये मैट्रिक्स नहीं है, सबसे बड़ी बात है ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, और हम लोग इसे ध्यान ही नहीं देते जल्दी में। तो हम लोग इसको कॉरस्पॉन्डिंग को x इज इक्वल टू 2 देखते हैं और एक तरफ x इज इक्वल टू 4 देखते हैं और चकरा जाते हैं, भाई x की 2 वैल्यू कैसे हो सकती है। ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट है, और हमारे ब्रेन को इसको अभी, क्योंकि हमने 3rd चैप्टर करा है, तो हमारे ब्रेन को आदत पड़ी हुई है कि हम इसको ऐसे देख रहे हैं। तो दो मैट्रिसेस मेरे इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो हम सोचते हैं कि x को जल्दी में तो कई बार यही लिख के आ जाते हैं हम, लेकिन यहाँ देखो x इज इक्वल टू 4 भी है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो बेसिकली क्वेश्चन ही गलत है कि ये मैट्रिक्स है ही नहीं, क्वेश्चन सही यही है कि ये स्ट्रेट लाइन है, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट इक्वल है तो पहले आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे दोनों तरफ। तो इसका डिटर्मिनेंट ये आ गया, इसका डिटर्मिनेंट ये आ गया, अब इससे वैल्यू आई, अब मेरा आंसर ये है, ठीक है जी। चलें आगे। अब एक्सरसाइज 4.1 देखो आप, इवेल्युएट करना है हमने डिटर्मिनेंट्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर लेंगे जी, बड़ा ही आसान है, सिर्फ इवेल्युएट करना है। देखो ये भी उतना ही इक्वली 2/2 का बहुत आसान है, ये वाला बहुत आसान है, ये पूरे को ऐसे रखो, इनको ब्रैकेट्स लगा के रखो, तो ये भी 2/2 का ही है बेसिकली, तो दिस इज इजी। थर्ड क्वेश्चन, पहले दो में किसी को कोई डाउट है, कर लेंगे आप अपने आप, चलिए ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू दिस देन शो दैट। अब आपको वेरीफाई करना है, इसमें क्या है, ये भी 2/2 का बड़े आसान है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2a मैट्रिक्स है, तो 2a मैट्रिक्स में आप पहले क्या करेंगे, आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे a को, तो 2a मेरा क्या बन जाएगा। अब मैट्रिक्स में 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होता है तो सारा डबल हो जाएगा, 2 4 8 4, ठीक है जी। उसके बाद 4a, अब आप क्या करेंगे, अब पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मैट्रिक्स तो हो गया, अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 4 × 2 8 माइनस 8 × 4 32। सर a का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल लेंगे, अभी मैं लेफ्ट यही सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 2a मैट्रिक्स निकाला मैंने पहले और फिर मैं उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ।
तो ये कितना आ गया -24। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड अगर हम लेंगे तो ये मेरी RHS हो गई इस साइड की। तो पहले मैं डिटर्मिनेंट ए का यही निकाल लेता हूँ, इसको मैं सीधा कर देता हूँ, तो डिटर्मिनेंट बन गया। तो 1 × 2 2 - 8, ठीक है जी। ये कितना बन गया मेरा -6। तो अब 4 × -6 तो -24। तो देखो दोनों मेरे इक्वल आ गए, तो वेरीफाई मेरी ट्रू हो गया। तो आपको बस जो लिखा है वही करना है, इसमें कुछ भी नथिंग स्पेशल। बट ये ध्यान रहेगा क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं कि गलती ना हो जाए हमसे। हम जो प्रॉपर तरीके हैं, कहाँ पे पहले मैट्रिक्स निकालना है फिर डिटर्मिनेंट निकालना है, वो सब हमें प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है थर्ड? किसी ने ये स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट ले लो, मैं आगे मूव कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है वो भी डिस्कस कर सकता है। चलो जी, फिर अब फोर्थ है। फोर्थ भी ऐसा ही है, 3 × 3 का है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करेंगे। अब देखो इसको तो चाहे आप कॉलम 1 से एक्सपेंड कर लेना, चाहे कॉलम 2 से, दोनों में 2 2 0 हैं, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप इसमें मतलब आपको धीरे धीरे जब आप देखोगे ना यहाँ तक आओगे, अब आपको देखने की आदत पड़ जाएगी कि ये तो 1 है, सिंपली ये वाला करने से ही आंसर आ जाएगा ए का। तो 4, ये भी 0 आ जाएगा, तो 4 ही है इसका 4 ही है डिटर्मिनेंट। तो 27 × 4। आप 3a करोगे तो फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, वो आप लोग चेक कर लेना। अच्छा देखो, इससे आप वेरीफाई, प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो रही है। जैसे ही 2a करा, ऑर्डर 2 है ना इसका, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आ गई ना। अब यहाँ 3 से करा है k मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर, इसका ऑर्डर 3 है, तो 3 की पावर 3 से हो रहा है देखो मल्टीप्लाई, जो हमने किया था कि अगर a = KB है तो ये k की पावर n b। ठीक है जी। चलो, ये तूफान बहुत तेज आ गया, देखना कि कनेक्शन वनेक्शन कट जाए इस टाइम। तो हाँ, जाने वाली, मेरे बीच में पहले भी गई थी। ओके, अब ये 5th में आप 3/3 के अपने आप करेंगे जी सॉल्व। फिफ्थ सारा अपने आप करेंगे, 6th भी आप अपने आप करेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे साथ डिस्कशन करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने को बोल रहा है। 7th क्वेश्चन अभी जैसे हमने लास्ट एग्जांपल करी थी =2 वाली, वो है सिंपल सी। ठीक है, क्लियर है सबको? और 8th भी वही है, 8th में जो है बिल्कुल सेम वही है, 7th और 8th एक ही है।